कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। अब की बार ओमिक्रॉन कर रहा वार। 16 राज्यों में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 250 के पार। कोरोना को लेकर कितना अलर्ट है बिहार? ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लांट है तैयार। आज जो है जिसको देहात में कहते हैं रिहर्सल हो रहा है, मैंने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि हर वैसे पेशेंट को जिसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको जो है से ऑक्सीजन फ्री सप्लाई मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा। नए साल में आने वाली है तीसरी लहर। तीसरी लहर के लिए कितना तैयार बिहार? जी हां, तीसरी लहर के लिए कितना तैयार बिहार, और आज सवाल यही और इसकी पड़ताल हम करेंगे। और सवाल ये भी कि आप भी कितना तैयार हैं, क्योंकि तैयारी आपको भी रखनी होगी। और याद कीजिए वो तस्वीर, जब भयावह तस्वीर मार्च अप्रैल की, उसे जिंदा रखिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना फिर से लौट गया है। तो जरूरी यह है कि हम नए साल के जश्न की तैयारी के बजाय हम इस बात की तैयारी करें कि कोरोना की तीसरी लहर से कैसे निपटे। और तैयारी में सिर्फ इतना रखना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से आपूर्ति रहे। जो हमने पहली और दूसरी लहर में हमने सबक सीखा है, बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, स्वास्थ्य विभाग तैयार हो। क्या वो तैयार है स्वास्थ्य विभाग? और आप भी कितना तैयार हैं? महज 8 महीने पहले की ये भयावह तस्वीरें याद कर आज भी आप सिहर उठते होंगे, जब बिहार समेत देश भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था। लोगों की सांसें उखड़ रही थी। हालत ये हो गई थी कि अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो पा रहे थे। बेड मिलते भी थे तो ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए चारों तरफ मारामारी मची थी। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना लौट आया है। इस बार कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ा रहा है। देश भर में 16 राज्यों में 250 के पार ओमिक्रॉन के नए केस सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि नए साल में जनवरी फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। पीएम मोदी ने भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर समीक्षा बैठक की है। ऐसे में सवाल है कि बिहार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कितना तैयार है। सवाल का जवाब जानने के लिए ये 3 तस्वीर देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को बयां करती हैं। डेल्टा वेरिएंट के कारण मार्च अप्रैल में जिस ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची थी, उस ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हर जिले के अस्पताल में तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के जिस पीएमसीएच में मार्च अप्रैल के महीने में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची थी, उस पीएमसीएच में अब ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट को स्टार्ट करने के बाद उसकी गतिविधियों को देखा गया। प्लांट से ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी जांच की गई। तो वहीं शेखपुरा सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के प्रेशर को मापा गया। मौके पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और निर्माण की जानकारी ली। गोपालगंज सदर अस्पताल के परिसर में भी बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। सदर अस्पताल में 105 बेड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा गया है। इमरजेंसी, महिला वार्ड, आईसीयू में अब पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। गोपालगंज में भी ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल रहा। आज जो है जिसको देहात में कहते हैं रिहर्सल हो रहा है, मैंने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि हर वैसे पेशेंट को जिसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको जो है से ऑक्सीजन फ्री सप्लाई मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बिहार के सभी जिला के सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया है, और जहां कहीं कोई कमी है उसे दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत न हो। जो थर्ड फेज थी, इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित नहीं पता चला।
उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है तो उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खतरा तो है ही। जीनोम सीक्वेंसिंग तो जो भी है, तो अब तो हमने आपस में हम लोगों ने बातचीत की है कि हम लोग बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद अपने यहाँ भी टेस्ट। अब अभी तो आजकल रोड रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो इस पर अध्ययन हो रहा है इसमें कोशिश हो रही है कि तेज़ी से तुरंत हो जाए। अभी जा रहा कई दिन हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं आई, तो डिले अगर होगा, देर होगा तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हम लोग सतर्क हैं, सब पूरा राज्य, और कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाए। साफ है, सरकार सबक लेते हुए तैयारियों में जुटी है। जरूरी है आप भी मार्च अप्रैल की तस्वीरों को याद कर सबक लें और वैक्सीन लेने के साथ साथ मास्क पहने और 2 गज की दूरी अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बाकी देशों और कई राज्यों में बिगड़ रहे हालात को देखते हुए बिहार सरकार भी तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में व्यवस्था मुकम्मल करने में जुटी है, जहां सभी मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू तक तैयार किए गए हैं। वहीं आइसोलेशन सेंटर भी तैयार होने लगा है। अब पिछले साल तैयार किए गए पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिर से आइसोलेशन सेंटर को चालू करा दिया गया है। यहां 10 बेड का एचडीयू वार्ड तैयार है, तो 100 बेड का जनरल वार्ड भी मरीजों के लिए तैयार हो चुका है। और डॉक्टरों से लेकर नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। वहीं पाटलिपुत्र अशोका होटल के आइसोलेशन सेंटर को भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अभी उसे चालू नहीं किया गया है। पीएमसीएच भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में जुट गया है और तीसरी लहर के लिए यहां पर फिलहाल 50 से ज्यादा बेड लगा दिए गए हैं, जिसमें 25 बेड आईसीयू भी शामिल है। अस्पताल के आईसीयू में कई नए उपकरण भी लगाए गए हैं। वहीं सभी बेड तक लिक्विड ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन से पहुंचा दी गई है। इसके अलावा वेंटिलेटर, वार्मर, ह्यूमिडिफायर और इन्फ्यूजन पंप भी पीएमसीएच को मिल गया है। पटना एम्स की बात करें तो यहां भी 200 से ज्यादा बेड की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए करा दी गई है और लगभग 550 बेड की इस बार इसकी कुल क्षमता होगी, जो कि परिस्थिति के मुताबिक तय किया जाएगा। एनएमसीएच की बात करें तो ये भी इस बार ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और यहां भी 100 बेड फिलहाल कोविड मरीजों के लिए तैयार हैं, जिसमें आईसीयू भी शामिल है। हालांकि केसेस बढ़ने के बाद यह तय होगा कि किन किन अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाएगा। पटना के आईजीआईएमएस में भी 50 बेड तैयार हैं, जिसमें 25 बेड आईसीयू हैं। बाकी जनरल बेड का वार्ड तैयार है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो जैसा डिमांड होगा उतनी क्षमता बढ़ाई जाएगी और 200 बेड तक कभी भी अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और इस बीच केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान राज्यों को जिलों में पॉजिटिव केस, डबलिंग रेट और क्लस्टर पर नजर रखने की सलाह दी है। साथ ही राज्यों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सभी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा गया है। राज्यों को त्योहारों पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। राज्यों से कहा गया है कि फुल्ली वैक्सीनेशन गंभीर स्थिति, यहां तक कि ओमिक्रॉन और अस्पताल में भर्ती होने से रक्षा कर सकता है। ऐसे में डोर टू डोर वैक्सीनेशन कराया जाए। क्या क्या सुझाव दिए हैं ये आपको बताते हैं। पहला, नाइट कर्फ्यू लगाएं, जमावड़ों पर रोक लगाई जाए, खासकर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर। कोरोना के केस बढ़ने पर कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण करें। दूसरी सलाह, टेस्टिंग और सर्विलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट कराए जाए। डोर टू डोर केस सर्च और आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरी सलाह, अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य उपकरण बढ़ाने पर फोकस किया जाए। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाया जाए। 30 दिन की दवाओं का स्टॉक बनाएं। चौथी सलाह, लगातार जानकारी दी जाए ताकि अफवाह ना फैले। राज्य रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करे। पांचवी सलाह, राज्य 100% वैक्सीनेशन पर फोकस करें। सभी वयस्कों को दोनों डोज सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाए। तो जाहिर है, पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए बिहार में स्वास्थ्य विभाग इस बार अलर्ट मोड पर है। वहीं बड़े अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्राइवेट अस्पताल भी तैयारी में जुटे हैं। पटना के राजवंशी नगर स्थित बिहार सरकार के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता गौतम। कोरोना के 2 लहर ने भारत में जिस तरह से जान माल का नुकसान किया, अब तीसरे लहर की जो खतरा सामने आ चुका है, उसे बचने के लिए बिहार में
कई तरह के बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए हैं। हॉस्पिटल को उन्नत किया गया है, ऑक्सीजन की जो कमी से लोगों की जान गई, उन तमाम चीज़ों के कारण जो है हॉस्पिटल में कई बदलाव किए गए हैं। पटना के हम राजवंशी नगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खड़े हैं और यहाँ पर जो एक नई सेवा जो शुरू होने जा रही है वो है स्टेट ऑफ आर्ट हाई एंड मेडिकल लेबोरेटरी की शुरुआत की जा रही है। और इसी के तहत जो है कोरोना के पीड़ित मरीजों को जो टेस्ट के लिए यानी जो जानकारी उनके इलाज के लिए ज़रूरी होती थी, जिसके बारे में आपको हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी जानेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ उन टेस्ट की अहमियत होती थी। ऐसे मैं आपको बता दूं कि डी डाइमर, IL-6 और फेरिटिन जैसी जो महत्वपूर्ण टेस्ट जो कोरोना के मरीजों के इलाज में सबसे ज़्यादा जरूरी होती थी, उन टेस्टों को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना पड़ता था, मगर अब ये सेवा बिहार सरकार लोगों को निःशुल्क देगी। और ये पूरा जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप उसी के लिए तैयार किया जा रहा है कि ये सेटअप तैयार करके जो है ये टेस्ट लैब जो है यानी इसकी शुरुआत जल्द से जल्द की जाए और लोग जो होंगे उस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को इलाज में बेहतर उपचार के लिए वो अपना जांच करा सकते हैं। डायरेक्टर हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र जी। सर, एक नई फैसिलिटी सर बिहार सरकार शुरू करने जा रही है और एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है सर। हम लोग को एक स्टार्ट हुआ है ट्रॉमा सेंटर, काफ़ी अच्छे ढंग से बना है। सरकार का ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोग को ये मिला है, तो इसमें एक हमको और सुविधा जोड़ने का मौका मिला केयर इंडिया के तरफ से, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एंड लैब बनाने का। तो उस मौके को हमने ग्रैब किया कि ये चीज़ हमारे ही अस्पताल को मिले, क्योंकि अगर हमें नहीं मिलता तो किसी और जगह ये जाता। तो इस अस्पताल को ये मिला। इसमें हम लोग कोविड से भी रिलेटेड जांच करेंगे और काफ़ी अच्छे जांच सब हैं, महंगे महंगे जांच सब हैं जो कि यहाँ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, ये जो जांच की फैसिलिटी शुरू की गई, देखिए कोविड का 2 समय जो गुजरा, दोनों समय में लोगों को जांच बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। ये जांच जो शुरू हो रही है, इससे मतलब लोगों को क्या कुछ जानकारी मिलेगी? हाँ, ये जो कोविड में बहुत महंगी महंगी जांचें थी, जैसे IL-6, फेरेटिन, डी डाइमर, ये सब, तो ये सारी जांचें यहाँ होगी। और अगर कोविड का कोई प्रकोप ऐसे आता है तो हम लोग वो जांच की सुविधा देंगे। इसके साथ साथ हम लोग CT स्कैन में HRCT जो बाज़ार में करीब 4,500-5 हज़ार रुपये लगता था मार्केट में और जगह पर सेंटर पे, वो यहाँ सिर्फ 1069 रुपीज़ में हो जाता है वो जांच। एक फिर से खतरा सर मंडराने लगा है कोविड का, ओमिक्रॉन का। सर, लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी कंट्रोल में करने को लेकर सरकार तो प्रयास कर रही, जागरूकता भी ले, लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, किस तरह से? जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो वायरस का प्रकोप एक वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आते रहता है, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करने से कोई ज़्यादा खतरा की बात नहीं होगी। सर, ओमिक्रॉन का खतरा लगता है कि भारत में अगर आएगा तो उसे रोकने के लिए जितनी भी तैयारियां अगर होनी है तो वो बिहार सरकार तैयार है, क्योंकि पटना में एक हॉट स्पॉट बन चुका था, बहुत सारे लोगों की जान गई, ऐसा घर नहीं जहाँ पे कोरोना के मरीज नहीं रहो। तो सर, इसको लेकर सर क्या कुछ? सेकेंड वेव में हम लोगों ने काफ़ी तैयारियाँ की थी और उस तैयारी को अभी कंटिन्यू किया गया है। हमारे हॉस्पिटल में भी ये सब जितने भी लैब वगैरह का फैसिलिटी बना रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया है, CT स्कैन की सुविधा है, ये सारी सुविधा अगर थर्ड वेव आता भी है तो हम लोग को फुली प्रिपेयर रहेंगे हम लोग उसके लिए। कोविड से लड़ने के लिए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग खड़े रहें। लगातार स्वास्थ्य मंत्री हो या बिहार सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के, वो तमाम लोग इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और नई जो एक व्यवस्था पटना के राजवंशी नगर सुपर स्पेशलिटी हल्दी अस्पताल में जांच लैब की शुरू की गई है, उससे जो कहा जाता है कि बिहार में अगर कोरोना का खतरा फिर से मंडराता है तो उससे जो कहा जा सकता है कि लोगों को बचाने में काफ़ी राहत मिलेगी। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज़ पटना। सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है, अस्पताल भी तैयारी में जुटा हुआ है। जरूरी है कि आप भी तैयार रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन हमेशा करें। वैक्सीन के दोनों डोज लें और मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लौटते हैं बस थोड़ी देर में बात समाज सुधार अभियान की। अब देख रहे हैं बात सपाट और बात अब समाज सुधार अभियान की। सीएम नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। बापू की कर्मभूमि से मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा समेत कई सामाजिक कुरीतियों पर लोगों को जागरूक करना है। सीएम का शुक्रवार को गोपालगंज में कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के मुताबिक मुख्यमंत्री शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गोपालगंज के वीएम मैदान पहुंचेंगे। यहां पर सीएम के हेलीकॉप्टर और अन्य मंत्रियों के हेलीकॉप्टर उतरने के लिए 2 हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। वीएम मैदान से सीएम सीधे शहर के मिंज स्टेडियम में जाएंगे,
जहां पर वे जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। नशा मुक्ति अभियान, दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन को लेकर सीएम का यह समाज सुधार अभियान है, जिसके तहत वे कल दोपहर 12 बजे जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। स्टेडियम में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सीएम जिला अतिथि गृह जाएंगे, जहां वे दोपहर का लंच करेंगे। लंच के बाद जिला समाहरणालय जाएंगे, यहां पर वे सारण प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अन्य विभागों के मंत्री भी साथ में शामिल होंगे। महोदय का समाज सुधार कार्यक्रम में आगमन है जिले में, और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि दिनचर्या में बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। सभी अधिकारी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जीविका दीदियों से इंट्रैक्शन किया जाएगा। और कोविड को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सीमित संख्या में लोगों को RT-PCR करा करके और जिनका वैक्सीनेशन सेकेंड डोज हो गया पिछले कई दिनों से पटना में मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि क्रिसमस मनाने के लिए तेजस्वी यादव पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग एक बार फिर दोहराई। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत हो रही है। पार्टियों ने जाति जनगणना को लेकर के प्रस्ताव केंद्र को भेजा, यानी सब तैयार है तभी ना बिहार विधानसभा से भेजा, तो उसमें तय क्या करना है, उसमें तो घोषणा करनी है और कार्रवाई करनी है। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है, अगर मिलेगा तो सबसे पहले उड़ीसा को। उनके सुर बदले जेडीयू के साथ नहीं मिल रहा, उनका पैकेज पूरा मिल रहा है ना। झारखंड का रुख करेंगे। पंचम विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। सत्र पर सत्ता पक्ष के कांग्रेस कोटे के विधायक अनूप सिंह का कहना है कि जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्हें शून्यकाल के महत्व को समझते हुए सुनना चाहिए और उसके बाद हंगामा करना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि शीतकालीन सत्र सिर्फ औपचारिकताएं निभाई गई, इसमें जनता की समस्या को नहीं रखा गया। तो बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि सदन चले, लेकिन सत्ता पक्ष की हठ धर्मिता के कारण सदन जैसा चलना चाहिए था, नहीं चल पाया। रोजगार का मुद्दा हो, बिजली की समस्या का जो मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे जिससे राज्य पूरी तरह से अशांत है, इन सभी मुद्दों पर कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। खाली जो सत्ता पक्ष का जो अपना ये है वो इसमें किया गया। तो मैं तो इस पूरे विधानसभा सत्र को बिल्कुल फेल मानता हूँ। चाहे पारा शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे सहायक शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मुद्दा हो, होमगार्ड का मुद्दा हो, चाहे झारखंड में जो 2 साल में भ्रष्टाचार बढ़े हैं उसका मुद्दा हो, या झारखंड में जिले जिस तरह से बिक रहे हैं, जो जिले के अधिकारियों की बोली लग रही है उसका मुद्दा हो, तो हम चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर सदन में पहले दिन जवाब दे दे, सदन चले। उन्होंने इससे भागने का काम किया और इसका परिणाम था कि लगभग हर दिन सदन बाधित रहा। जनता के पैसों का उपयोग और सदुपयोग करना सरकार का काम होता है, लेकिन हम जब जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुन के आते हैं तो चाहे वो सत्ता दल के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनको एक बात समझना चाहिए कि सरकार को बदनाम, सरकार के विपक्ष में बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, ये आप सदन के बाहर भी कर सकते हैं। वहीं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राज्य के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एक मंच पर सभी दल के नेता नजर आए। हालांकि राज्य के प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने इससे खुद को किनारे रखा। मंत्री चप्पई सोरेन के नेतृत्व में राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर जाति समुदाय का कोड है, उसी तरह से आदिवासी समाज के लिए भी कोड होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में आदिवासी समुदाय निवास करता है और वो अपनी परंपरा के तहत सारे कार्यों को करता है। ऐसे में सरना धर्म कोड आदिवासी समाज के हित में किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। 1955 से एक इतिहास है। जल जंगल जमीन, अपना पहचान, अपना धर्म स्थान, ये बचाने के लिए हमारा 200 साल पहले से संघर्ष, एक इतिहास है। अलग कोड आने से एक तो सही गणना हो जाएगी, दूसरे बात उनके लिए जो राशि भारत सरकार से जो राशि आती है, चाहे ट्राइबल सब की बात कहें, तो ये तमाम चीज़ों में उनके जो विकास के कामों में उसको उनके सही हिस्सा उसको मिल पाएगा। रांची से हैरान करने वाली खबर आई। रांची के नामकुम थाना इलाके में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। मृतक में बड़ी 26 वर्षीय शीतल लखानी और 15 वर्षीय मान्या लखानी। फिलहाल किन वजहों से दोनों बहनों ने खुदकुशी की या कैसे मौत हुई स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात एक बहन का बर्थडे था। बड़ी बहन की शादी तय हो गई थी। बर्थडे के दौरान उसके होने वाले पति भी मौजूद थे। हालांकि परिजनों के मुताबिक दोनों बहनें बर्थडे मनाने के बाद सोने चली गई थी और बड़ी बहन के होने वाले पति भी घर वापस चले गए थे। और सुबह जब दोनों बहनों को बेसुध देखा गया तो आनंद फानन में गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले उनके घर के पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई थी। पार्टी फंक्शन घर में था और बड़ी बेटी जो शीतल जो डेथ हुई है उसकी सगाई अभी जस्ट पहले ही हुई है और उसके होने वाले हस्बैंड भी आए हुए थे। बर्थडे पार्टी लोग मना रहा था। सुबह में जब पार्टी के बाद जैसा ये बता रहे हैं कि दोनों बच्चियाँ इनकी एक ही बेडरूम में जाकर सो गई और ये दूसरे कमरे में अपने पति पत्नी आ गए। सुबह में जब ये लोग जगे हैं तो पता ये चला कि दोनों जो सो मरी पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टया जैसा देखने से लगता है कि कुछ गंध तो आ रहा था उनके बेड से और प्लस नीचे में भी कुछ पड़ा हुआ था, तो पॉइजनस मटेरियल से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई पहलू बिंदु है। और चलिए इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।